नमस्कार मित्रों, यदि आप गुणवत्ता में समझौता किए बिना अपनी तैयारी को गुणवत्तामूलक व सर्वोत्कृष्ट बनाना चाहते हैं तो मैं सत्य प्रकाश उपाध्याय हमारे YouTube चैनल टीचर सत्य प्रकाश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि आपकी कोई भी परेशानी हो तो जिस वीडियो से संबंधित परेशानी हो तो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न कमेंट कर देना। और अगर लास्ट में कोई परेशानी रहे, शुरू से लास्ट तक की कोई भी परेशानी हो तो उसको आप लास्ट वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। उसी के अनुरूप ये वीडियो आपके प्रश्नों के उत्तरों के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बनाया जा रहा है। आपके द्वारा भेजे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड पे मैंने लिखे हुए हैं, जिनमें ऐसे प्रश्न भी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए इन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। यानी केल्विन में आपको तापमान दिया हुआ है और इसको सेल्सियस में बदलना है। केल्विन का जो तापमान है उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। मैंने आप लोगों को केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए एक ट्रिक बताई थी। शायद जैसे ही मैं बताना शुरू करूं तो आपको याद आ सकती है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर, मान लीजिए किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं या चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं तो हमारी एनर्जी कम होती जाती है। जैसे मान लीजिए हम यहां पर हैं और यहां से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी एनर्जी का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अल्फाबेट में भी हमने लिखा है कि पहले ए, फिर बी, फिर सी आता है, फिर ऐसे चलते जाते हैं अपन, के आता है। तो ये तो हो गया आपका केल्विन पैमाना और ये हो गया डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना। अगर सेंटीग्रेड पैमाने से केल्विन पैमाने में बदलना है तो वहां पर आप लोगों को जो मान बताया था मैंने 273 वो जोड़ना है, और केल्विन से अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो उसमें से 273 माइनस करना है। तो इसी प्रकार 300 केल्विन को हम सेल्सियस में बदलेंगे। देखो, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो हम -273 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर। इसी प्रकार देखिए, इसका दूसरा जो प्रश्न है वो है 573 केल्विन, इसमें से माइनस करेंगे हम 273 तो अपने पास आ जाएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर। इस प्रकार इस ट्रिक के हिसाब से पहले प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और ऐसे कुछ प्रश्न और आप लोगों को दिए जाए तो कर सकते हो। घर पे अगर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरह याद हो जाएगा कि केल्विन को सेल्सियस में बदलते समय क्या करना है और सेल्सियस को केल्विन में बदलते समय हमें क्या करना है। दूसरा प्रश्न है आप लोगों का कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। यानी जैसे हम किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव में, द्रव से गैस में अगर परिवर्तित करते हैं, जब पदार्थ का ठोस, द्रव और गैस अवस्था में अवस्था परिवर्तन होता है तो उसमें जो तापमान होता है उसके तापमान में क्या आता है, परिवर्तन आता है। या तो तापमान कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा। और एक लाइन मैंने इंपॉर्टेंट करके आप लोगों को लिखवाई थी कि पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करके उसकी अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मा प्रदान करके या उससे ऊष्मा उत्सर्जित करके। या तो पदार्थ का तापमान बढ़ा दो या पदार्थ का तापमान
घटा दो, पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था कि ठोस को जब हमें द्रव में बदलना है तो उसका तापमान बढ़ाएंगे, और जैसे ही द्रव का तापमान बढ़ाएंगे वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही गैस का तापमान हम कम करेंगे वह द्रव में बदल जाएगा, और जैसे ही द्रव का तापमान कम करेंगे वह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो तापमान है, जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, या गैस वापस द्रव में बदलता है, या द्रव वापस ठोस में बदलता है, तो ये तापमान जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे ठोस का द्रव में बदलने के लिए जो ताप होता है वो कहलाता है गलनांक, और द्रव को जो गैस में बदलने के लिए जो ताप होता है वो कहलाता है क्वथनांक। तो गलनांक बिंदु पर और क्वथनांक बिंदु पर ही कोई ठोस द्रव में और कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर हमने एक उदाहरण समझा था, बर्फ के टुकड़े लेकर उसको गर्म किया था। जैसे ही हमने उसको ऊष्मा प्रदान की, तापमान बढ़ाया, तो बर्फ पिघलने लगेगी, यानी पिघलने से पूर्ण रूप से बर्फ पानी बनेगी ना, तब तक यहाँ जो तापमान था यहाँ भी वही तापमान रहेगा। इसका कारण क्या था? प्रश्न ये पूछा है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, यानी बर्फ जिस तापमान पर पिघलने लगी थी पूर्णतः पानी में पिघल गई, लेकिन उसका तापमान वही रहा, ऐसा क्यों है? तो आप लोगों को एक चीज बताई थी मैंने, गुप्त ऊष्मा। याद करिए, गुप्त ऊष्मा के बारे में मैंने बताया था। ये जो गुप्त ऊष्मा होती है पदार्थ में उपस्थित होती है, और जब पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जाता है तो ये क्या करती है, ये पदार्थ गुप्त ऊष्मा को अवशोषित करके और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाते हैं। इसी कारण पदार्थ जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो उसका तापमान क्या होता है, स्थिर रहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जल की अवस्था की अगर हम बात करें तो सामान्यतः जल ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में। जल का ठोस रूप कहलाता है बर्फ, द्रव रूप कहलाता है पानी, और गैस का जो रूप है इसका वो कहलाता है वाष्प। तो निम्नलिखित तापमान पर जल की हमें भौतिक अवस्था देखनी है, तो हम देखते हैं कि सामान्यतः जो जल का तापमान होता है वह 100 डिग्री से बहुत कम होता है, लेकिन जैसे ही हम 100 डिग्री तक जल को गर्म करते हैं तो वह उबलने लग जाता है और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो 100 डिग्री वाला जो तापमान है इस पर जल जो है किसमें परिवर्तित होने लग जाता है, वाष्प में। तो ये 100 डिग्री देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बदलने लगेगा और पूर्णतः वाष्प में बदल जाएगा, तब भी कौन सा ही रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो अवस्था जल से तो वाष्प में परिवर्तित हो गई, लेकिन तापमान वही है। तो यहाँ पर हमें कौन सी अवस्था लिखनी है इसकी, वाष्प अवस्था या गैस अवस्था। तो इसका आंसर क्या हो गया कि इस तापमान पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, गैस होगी। अब सोचो 100 डिग्री पर ही अगर गैस है और तापमान इसका और बढ़ाया जा रहा है, तापमान और बढ़ा दिया जाए, 100 से ऊपर कितना भी हो जाए, 100, 150, 200, 250, तो वहां पे भी जल की जो भौतिक अवस्था है वो क्या होगी, गैस ही होगी। वहां पे भी जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, गैस ही होगी। तो इस प्रश्न के जो दोनों बिंदु हैं दोनों का ही आंसर क्या होगा, यहाँ दोनों स्थितियों में ही पदार्थ की यानी जल की जो अवस्थाएं हैं वो क्या होगी, गैस अवस्था होगी। अगला प्रश्न, दाब का मात्रक क्या होता है। शायद किसी भैया ने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा होगा इसीलिए ऐसा प्रश्न किया है। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। दाब का मात्रक पास्कल होता है और इसे हम पी से डिनोट करते हैं। आगे अगला प्रश्न है, एसीटोन, पेट्रोल और इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, पढ़ा था कि नाखूनों की पॉलिश जो है उसको हटाने के लिए हम एसीटोन का उपयोग करते हैं।
तो जैसे ही हम जैसे एसीटोन हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे इत्र हो, जैसे ही हम हथेली में रखेंगे, हथेली में रखते ही ये जो पदार्थ है आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करेगा और आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करके खुद पदार्थ जो होता है वो तो हो जाता है वाष्पीकृत, और वाष्पीकृत होने के बाद में यहाँ पर हमें ठंडक का अनुभव होता है। तो अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि इन पदार्थों को डालने पर हथेली ठंडी होने का कारण क्या है या किस प्रक्रिया के दौरान हथेली ठंडी होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। अगर छोटा प्रश्न पूछा जाता है तो, और अगर मान लो 2 या 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा करने पर हथेली ठंडी क्यों होती है, तो हमें पूरा डिटेल में लिखना होगा कि इन पदार्थों को जैसे ही हम हथेली में रखते हैं, हथेली में रखने पर ये आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाते हैं, इसलिए हमें ठंडक महसूस होती है। अगला प्रश्न है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? शायद ऐसा आप लोग भी अनुभव करते होंगे, हम सब अनुभव करते हैं कि कप में जब हम चाय पीते हैं तो हमें समय ज्यादा लगता है, जबकि कटोरी या जिसका क्षेत्रफल अधिक हो ऐसे बर्तन में अगर चाय पान हम करते हैं तो आसानी से जल्दी उसको पी लेते हैं। इसका कारण क्या है? इस बारे में भी हमने पढ़ा था कि वाष्पीकरण की जो दर है, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने पढ़ा था, सबसे पहला ही कारक था तापमान, कि तापमान को बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी और तापमान को घटाएंगे तो वाष्पीकरण की दर भी घटेगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वाष्पन की प्रक्रिया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया जल्दी होगी और तापमान घटेगा तो वाष्पीकरण की दर भी घट जाएगी। तो कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध और चाय को जल्दी क्यों पीते हैं? तो देखो, कप का जो क्षेत्रफल है वो तो होता है कम, और प्लेट जो है, प्लेट का क्षेत्रफल होता है अधिक। तो प्रभावित करने वाले कारकों में हमने एक कारक पढ़ा था, सतह का क्षेत्रफल या सतह का क्षेत्र। तो देखो, सतह का क्षेत्रफल कम है, यानी क्षेत्रफल कम है, तो इसकी जो वाष्पन की दर होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। और इसका क्षेत्रफल अधिक है तो इसकी वाष्पन की दर क्या होगी? अधिक होगी। यानी वाष्पीकरण की जो दर है वो डिपेंड करती है पदार्थ के सतही क्षेत्रफल पे, सतह पे। तो द्रव की सतह पर क्या होते हैं? जो कण होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होकर मुक्त रूप से गति करते हैं। तो जैसे ही क्षेत्रफल यहाँ पे कम रहता है तो वाष्पन की दर कम होती है, और वाष्पन की दर कम होगी तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा भाई? कम होगा। और प्लेट जो है इसमें वाष्पन की दर अधिक होती है, तो जैसे जैसे वाष्पन की प्रक्रिया होती जाएगी उसका जो तापमान है, चाय का या दूध का तापमान क्या होगा? कम हो जाता है। इसलिए कप की चाय को पीने में हमें समय लगता है अधिक, और प्लेट वाली चाय को हम आसानी से पी लेते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसने भी किया है, कि पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था कौन सी है? तो स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस के अनुसार मैंने आप लोगों को पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में बताया था, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। चौथी और पांचवी अवस्था की ज्यादा डिटेल आप लोगों के सिलेबस में नहीं थी, तो इसलिए मैंने इनका जिक्र नहीं किया था। अगर आप जिज्ञासु हो इसको जानने के लिए, आपने प्रश्न किया है, तो अब आपको बताना बहुत जरूरी हो गया है। तो अब बात करते हैं पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्थाओं के बारे में। तो देखो, चौथी अवस्था जो है उसका नाम है प्लाज्मा अवस्था, और पांचवी अवस्था है बीईसी। चौथी तो है प्लाज्मा अवस्था, पांचवी अवस्था है बीईसी। बीईसी का पूरा नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो मेरे हिसाब से बाकी के जो 6 प्रश्नों के उत्तर और इनका विवरण मैंने आप लोगों को बताया है, वह अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर
एक बार वीडियो को देखने से आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 3 बार में तो 100% आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ ही जाएगा। तो अब बात करते हैं पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था और पांचवी अवस्था है BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इन दोनों अवस्थाओं के कुछ गुणों के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे, ताकि आप लोगों को अगर मान लीजिए इनके बारे में पूछा जाए तो थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो बात करते हैं चौथी अवस्था के बारे में। चौथी अवस्था जो बताई गई है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से देखते हैं कि प्लाज्मा अवस्था जो है इसके कण अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। प्लाज्मा अवस्था में जो पदार्थ के कण हैं अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं और अत्यधिक ऊर्जा के कारण ही यह अधिक उत्तेजित भी होते हैं। अत्यधिक ऊर्जा के कारण ये अधिक उत्तेजित होते हैं, जिसके कारण ये जो कण होते हैं आयनित गैस के रूप में पाए जाते हैं। ये कण आयनित गैस के रूप में पाए जाते हैं। प्लाज्मा अवस्था में गैस के जो कण होते हैं या प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के जो कण होते हैं आयनित रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो नियोन बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में इसका उपयोग किया जाता है। नियोन बल्ब व फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। नियोन बल्ब में अगर गैस की बात करें हम तो नियोन बल्ब में नियोन गैस होती है और फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस पाई जाती है। नियोन बल्ब में नियोन गैस पाई जाती है और फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस पाई जाती है। जैसे ही इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये जो नियोन गैस और हीलियम गैस है आयनीकृत या आवेशित हो जाती है और जैसे ही ये हीलियम और नियोन गैसें आवेशित होती है इनमें चमकीला पदार्थ उत्पन्न होता है, यानी इनमें चमकीला प्लाज्मा उत्पन्न होता है और इन चमकीले प्लाज्मा के उत्पन्न होने के कारण ही ये जो नियोन बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब है ये क्या होता है, जलते हैं या इनमें चमक उत्पन्न होती है। तो यह है प्लाज्मा अवस्था। इस चमकीला प्लाज्मा के कारण सूर्य व तारों में चमक उत्पन्न होती है या ये चमकते हैं। सूर्य और तारे जो चमकते हैं इस चमकीला जो प्लाज्मा के कारण ही चमकते हैं। क्यों? देखो सूर्य और तारे जो हैं इनका तापमान क्या होता है, अधिक होता है और अधिक तापमान के कारण ये जो तारे और सूर्य हैं इनमें क्या बनता है, प्लाज्मा बन जाता है और इस प्लाज्मा के बनने के कारण ही इनमें क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है। इस प्रकार ये होती है प्लाज्मा अवस्था की बात।
पदार्थ की जो प्लाज्मा अवस्था है चौथी, उसके बारे में। अब बात आती है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। तो अगला हेडिंग आप लोग डाल के लिखिए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और शॉर्ट में लिख लीजिए बीईसी। अब तक परीक्षाओं में जो भी इस अवस्था से प्रश्न पूछा गया है उसमें सिर्फ आप लोगों को शॉर्ट बीईसी देके इसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो बीईसी की फुल फॉर्म होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो पदार्थ की। तो इसके बारे में बात करते हैं। 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस नामक एक भौतिक विज्ञानी थे। सत्येंद्र नाथ बोस ने जो बीईसी है, बीईसी के लिए गणनाएं की, कुछ गणनाएं की, और बीईसी जो पांचवी अवस्था है उसको बताने के कुछ लक्षण बताए इन्होंने। और इन्हीं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन गणनाओं के आधार पर ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बीईसी की भविष्यवाणी की। बीईसी के लिए गणना तो की सत्येंद्र नाथ बोस ने, और सत्येंद्र नाथ की बोस की गणनाओं को देखकर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बीईसी की भविष्यवाणी कर दी कि पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होगी वो कौन सी होगी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होगी। और इसी आधार पर सन 2001 में कार्नेल, केटरले व वेमेन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बीईसी की भविष्यवाणी की थी, और अल्बर्ट आइंस्टाइन की भविष्यवाणी के आधार पर कार्नेल, केटरले और वेमेन को लगा कि हाँ, ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी, और इस आधार पर इन्होंने बीईसी की खोज कर दी। और इसी खोज के लिए इनको सम्मानित किया गया सन 2001 में। भौतिकी के क्षेत्र में इन तीनों को, कार्नेल, केटरले और वेमेन को भौतिकी के क्षेत्र में सन 2001 में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अब बात आती है कि ये जो बीईसी है इसको प्राप्त कैसे करें, बीईसी की प्राप्ति कैसे हो, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो अवस्था है इसको हम कैसे प्राप्त करें। तो इसकी प्राप्ति के लिए हमें सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को, सामान्य जो वायु है उसका जो घनत्व है उस घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को हम अगर बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करते हैं, घनत्व वाली जो गैस है इसको बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करें तो हमें बीईसी प्राप्त होती है।
बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो अवस्था है वो प्राप्त होती है। देखिए एक बार और कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी का फुल फॉर्म है। प्रश्न यहां से ही पूछा जाता है अधिकतर कि बीईसी की फुल फॉर्म क्या है या बीईसी का पूरा नाम लिखिए। 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने बीईसी के लिए कुछ गणनाएं की और इन गणनाओं को देखते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बीईसी की भविष्यवाणी कर दी कि पांचवी अवस्था अगर कोई होगी तो बीईसी ही होगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन की भविष्यवाणी को देखते हुए कार्नेल, केटरले और वेमेन ने भौतिकी में पदार्थ की जो बीईसी अवस्था है उसकी खोज कर दी और इसी खोज के कारण सन 2001 में इन तीनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात आती है कि बीईसी है क्या। तो सामान्य वायु जो है उसका जो घनत्व है उसके 1 लाख में भाग कम घनत्व वाली जो गैस है उसको अगर हम बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, बीईसी प्राप्त होती है। इस प्रकार आपकी समस्याओं का समाधान होता है कंप्लीट। आशा करता हूं कि अब आप लोगों को इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगी और फिर भी अगर कोई परेशानी है आप लोगों को तो और आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ ये प्रश्न हल करके समझाए हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी अध्ययन सामग्री जो मैं आप लोगों को प्रदान कर रहा हूं आपको बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके लिए उपयोगी साबित हो ये वीडियो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।